जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइमली मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो अरबों और अमेरिकियों ने सोचा कि यह जंग ईरान के रेवोल्यूशनरी रेजीम को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन इसके बजाय इसने ईरान के रेवोल्यूशनरी रेजीम को राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने की इजाजत दे दी। इसराइल ने 1982 में 40 सालों के लिए अमन का वादा करते हुए लेबनान पर हमला किया, लेकिन इस हमले ने ईरान को हिजबुल्लाह को बनाने का मौका दे दिया। फिर जब अमेरिका ने कुवैत पर हमले के बाद इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन पर कड़े सैंक्शंस लगाकर उसकी हुकूमत को कमजोर कर दिया, तो ईरान ने रीजन में अपने सबसे ताकतवर दुश्मन को कमजोर होते देखा। 2003 में जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से उखाड़ फेंका, तो ईरान को इराक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का सुनहरा मौका मिल गया। जब सीरियाई सिविल वॉर छिड़ गई और वेस्ट और उसके एलीज ने एंटी असद रिबेल्स को अपना सपोर्ट दिया, तो ईरान को एक्सिस के इन्फ्लुएंस को फैलाने का और रूसियों के साथ अपने स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को गहरा करने का एक और मौका मिला। जब यमन केओस यानी अराजकता में घिर गया और सऊदी और उसके एलीज ने देश पर बॉम्बबारी शुरू कर दी, तो ईरान को हुतीज को मजबूत करके अरेबियन कोस्ट पर अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर बढ़ाने का एक और मौका मिल गया। आज एक्सिस तेहरान से बगदाद, दमिश्क, बेरूत और सना तक फैला हुआ एक बेहद बड़ा नेटवर्क है। अमेरिका, इसराइल और वेस्ट एशिया में उनके एलीज ये नहीं समझते कि ईरान रीजनल क्राइसिस से फलता फूलता है। ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए उन्होंने इस रीजन में जो भी जंग लड़ी, उससे ईरान और मजबूत हुआ है। आज ईरान और इसराइल वेस्ट एशिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं। दोस्तों, ईरान ने इसराइल पर अपने हमले को तमाशा बना दिया था। ये एक मैसिव बैराज था और इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन के कलेक्टिव डिफेंस के बावजूद कम से कम 7 ईरानी मिसाइलों ने इसराइल पर हमला किया। इसके मुकाबले में इसराइल का जवाबी हमला, जिसका उसने दावा भी नहीं किया, बेहद कमजोर था। गलत मत समझें, दरअसल इसराइल ईरान पर कड़ा वार करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन इसराइल ने क्राइसिस को और ज्यादा नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बड़े पैमाने पर हमला ना करके और ईरान पर अपने हमले का दावा ना करके इसराइल ईरान को छूट दे रहा है। ये पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी और स्टेटस को में बदलाव के चलते ही हो सकता है। The United States has not been involved in any offensive operations. What we're focused on, what the G7 is focused on, and again it's reflected in our statement and in our conversation, is our work to de-escalate tensions. ईरान ने जो पैगाम भेजा वो ये था कि इसराइल उसके ऑफिसर्स को मुफ्त में मारना जारी नहीं रख सकता है। इसराइल के नर्म रेस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि ईरान पहले दौर में ज्यादा स्मार्ट बनकर उभरा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसराइल ईरानी एसेट्स पर हमला करना बंद कर देगा? अगर इसराइल ऐसा नहीं करेगा तो ईरान क्या करेगा? दोस्तों, ईरान के इस्फहान में ड्रोन गिराने के मामले पर ईरान और इसराइल के रिस्पॉन्स बहुत माइल्ड, बहुत हल्के हैं। लगता है अभी मामला कंट्रोल में रहेगा। इसराइल हाल के सालों में लगातार ईरान पर हमलावर रहा है। आगे बढ़ने से पहले ईरान के अंदर हुए कुछ अहम हमलों पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें ईरानी साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर्स का कत्ल हुआ था। जनवरी 2010 में न्यूक्लियर साइंटिस्ट प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी का कत्ल हुआ था। नवंबर 2010 में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग प्रोफेसर
शहीद बहिश्ती की हत्या हुई थी। जनवरी 2012 में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मुस्तफा अहमदी रोशन का कत्ल हुआ था। नवंबर 2020 में सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या हुई थी। मई 2022 में रेवोल्यूशनरी गार्ड के कर्नल हसन सैयद खुदाई की हत्या हुई। अब ईरान पर हुए साइबर हमले पर नजर डालते हैं। जून 2010 में न्यूक्लियर प्लांट्स और उसके डिपार्टमेंट्स में कंप्यूटर्स और दूसरी मशीनों में वायरस से हमला हुआ था। सितंबर 2010 तक 30,000 कंप्यूटरों में वायरस रहा। अप्रैल 2011 में फिर वायरस हमला हुआ। इसके बाद नवंबर 2011 में भी वायरस हमला हुआ। फिर अप्रैल 2012 में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और नेशनल ऑयल कंपनी के कंप्यूटर्स में वायरस हमला हुआ। फिर मई 2012 में वायरस हमला हुआ। इसके बाद अक्टूबर 2018 में वायरस हमला हुआ। फिर अक्टूबर 2021 में वायरस हमले से पेट्रोल स्टेशंस पर असर पड़ा। इसके बाद मई 2020 एक ईरानी बंदरगाह के कंप्यूटरों पर वायरस हमला हुआ। अब ड्रोन और एजेंटों के हमले पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, जनवरी 2018 में मोसाद एजेंटों ने तेहरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े दस्तावेज चुराए थे। फरवरी 2022 में ड्रोन से रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक सीनियर ऑफिसर की हत्या कर दी गई थी। मई 2022 में तेहरान के एक फौजी ठिकाने पर ड्रोन से हमला हुआ। जनवरी 2023 में इस्फहान में फौजी ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ था। और फरवरी 2024 में एक गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ था। खैर, अब मौजूदा लड़ाई पर आते हैं। तो दोस्तों, ईरान इस्फहान पर हुए इजरायली हमले को कोई खास अहमियत नहीं दे रहा है। ईरानी ऑफिसर्स ने कहा है कि इस्फहान पर कोई हमला हुआ ही नहीं है। ईरान के सरकारी मीडिया ने छोटे छोटे ड्रोन्स की सरकास्टिक यानी ताना मारने वाली तस्वीरें शेयर करी हैं। अमेरिकी ऑफिसर्स ने कहा है कि ईरान पर इसराइल ने हमला किया है और इस मसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अलग थलग करे बिना इसराइल पर हुए ईरानी हमलों का जवाब लग रहा है, क्योंकि जो बाइडेन ने इसराइल से कहा था कि वो ईरान के हमलों का जवाब ना दे। ब्रिटेन और दूसरे इसराइल के दोस्त मुल्कों ने भी इसराइल से पेशेंस यानी संयम बरतने और डिप्लोमेसी से काम लेने की सलाह दी थी। यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर यही ईरान के इसराइल पर करे गए ड्रोन और मिसाइल हमले का जवाब है, तो सबसे अहम सवाल यह उठता है कि क्या यह नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट के लिए काफी है? क्योंकि इसराइल की वॉर कैबिनेट सख्त जवाब देने की बात कर चुकी है। वो चाहते थे कि दुश्मनों को ऐसा जवाब दिया जाए जिससे इसराइल के दुश्मनों को फौजी ताकत से रोकने की ताकत का एहसास हो जाए। नेतन्याहू के फार राइट कोalition की पार्टियों ने भी ईरान के खिलाफ मजबूत जवाब देने की मांग करी थी। एक कोalition पार्टी ने तो यहां तक यह कहा था कि इजरायलियों को पागलपन की हालत तक जवाब देना चाहिए, लेकिन शायद ताकतवर ईरान के सामने हिम्मत नहीं जुटा पाए ये फार राइट कोalition। वहीं वेस्टर्न ताकतों का कहना है कि मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यह है कि ईरान और इसराइल दोनों ही अब खामोश हो जाए। दोस्तों, दोनों मुल्कों के बीच ताजा जंग जैसे हालात की शुरुआत उस वक्त हुई जब दमिश्क के ईरानी काउंसुलेट पर हुए हवाई हमले में ईरान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर की इसराइली हमले में मौत हो गई थी। वैसे भले ही ये इस क्राइसिस का आखिरी स्टेज हो, लेकिन अब दोनों मुल्कों के बीच फौजी टकराव के लिए नए पैमाने तो तय हो ही गए हैं। सोचिए, ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला किया है और इसराइल ने सिर्फ खानापूरी के लिए जवाब दिया। यानी ईरान और इसराइल के बीच दशकों से चली आ रही अदावत में ये नए रूल्स में बदलाव के हालात है। ईरान ने इसराइल का लुका छिपी वाला खेल को पर्दे के पीछे से निकलकर खुले स्टेज पर रख दिया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल
पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और पेट्रॉन बनने का और इस चैनल की मेंबरशिप लेने का, दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।